हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है बॉबी ढाका और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हमारे पास आते हैं वीडियो के लिए, यानी कि हम पढ़ते हैं उन पे और अच्छा पढ़ाते हैं। सभी टीचर अपने 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 व्यू से अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारियां सब कराते हैं कंपटीशन की। और उसी को लेकर हम भी आप सबके सामने कुछ थोड़ा मोड़ा अपना जो हम पे आता है, जो भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो आपको देंगे। और हम आपको जो वनडे एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम होते हैं उसकी सबकी तैयारी कराएंगे। मैथ पढ़ाएंगे अंजित सर, रीजनिंग अंजित सर पढ़ाएंगे, और जीएस में कुछ सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल और आपको हिंदी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा। यूँ तो यूट्यूब पर आजकल डिजिटल बोर्ड की बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है। हर कोई डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा है और बच्चे ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हैं। उसमें सुविधा भी है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, पर हमने ये स्टार्ट किया है आप सबके लिए, तो आप हमें फॉलो कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास जो लेकर आएंगे वो अंजित सर लेकर आएंगे। आज हम हिस्ट्री जो इतिहास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो जीएस एक अथाह सागर है। जीएस को आप जितने घुसोगे जीएस में, वो आपको उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मिलेगा। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर और जो भी बेहतरीन होगा वो आपको देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इतिहास की। आपने पहले पढ़ा होगा या किसी ने भी आपको बताया होगा कि इतिहास हम किन 3 चरणों में तोड़कर इतिहास को पढ़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास है हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम इतिहास को अलग अलग करके पढ़ते हैं। जिसमें आपका प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। तो इन सभी को देखते हुए हम आपके सामने एक क्लास ला रहे हैं जो इतिहास की होगी। तो दोस्तों, गर्मी का माहौल है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए देखते हैं इतिहास को हम किन चरणों में और कैसे पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः, और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे आइए हम देखते हैं। आपको सबको पता होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और दरोगा की भी वैकेंसी आएंगी, तो उन सभी में हमारी क्लासों का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा आता है आद ऐतिहासिक काल, और इन सब के बाद में हमारा तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इनमें देखते हैं कौन कौन से किस किस उसमें आते हैं। सबसे पहला हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं इसमें
मध्य पाषाण काल। अभी मैं आपको हिस्ट्री का वो चीज़ बता रहा हूँ जो हिस्ट्री में हमें पढ़नी है। प्राचीन में हमें क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में हमें क्या पढ़ना है और आधुनिक में हमें क्या पढ़ना है। अगर हमें पहले पता होगा तभी तो हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो दूसरे नंबर पर आता है मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पर आता है नवपाषाण काल। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नवपाषाण काल। ओके, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, पूरा पाषाण काल को हम अज्ञात समय से, यानी कि हमारा इसका ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये अज्ञात समय से माना जाता है। टू 9000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी, इस चीज को आप समझते हैं। एक होता है हमारा ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी। इन दोनों में अंतर क्या है? जहां भी आपको लिखा आएगा जैसे कि 500 ईसा पूर्व, इसको बीसी भी बोल देते हैं, और एक लिखा आएगा 500 ईस्वी, इसको हम एडी बोल सकते हैं, वो एडी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 1 ईस्वी को, और इससे पूर्व जो भी हमारा समय आएगा वो ईसा पूर्व में गिना जाएगा, और इससे बाद में हमारा जो भी समय आएगा वो हमारा ईस्वी में गिना जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। इसका टाइम पीरियड होता है अज्ञात समय से 9000 ईसा पूर्व तक, और मध्यकाल का होता है 9000 ईसा पूर्व टू कितना 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है जी, इसका होता है हमारा 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का अगर देखेंगे तो 4000, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ये नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो हम प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। और पाषाण काल में क्या होगा? हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है जी, इसको यहाँ लिख सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। फिर आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को हम थोड़ा ये इसको इधर ले लेंगे। आद ऐतिहासिक काल में हमारा आता है क्या? देखेंगे, आद ऐतिहासिक काल में हमारा एक तो आती है हड़प्पा सभ्यता। आद ऐतिहासिक काल में आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है। एक आती है वैदिक सभ्यता। इन दोनों से आप भली भांति परिचित होंगे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2500 ईसा पूर्व टू, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व टू 1500 ईसा पूर्व। ठीक है जी, 2500 ईसा पूर्व टू 1500 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला भाग और दूसरा भाग। ये तो होगा ऋग्वैदिक, ये होगा आपका ऋग्वैदिक काल, और ये होगा उत्तर वैदिक काल। एक होगा ऋग्वैदिक काल और एक होगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड मानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड होता है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, इसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व हमारा उत्तर वैदिक काल इसमें आता है। ठीक है जी, 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल आ गया। फिर इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। भाई आपको देखना चाहिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल होगा और नव पाषाण काल होगा। इसमें आपका अज्ञात समय से 9000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल होगा और 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल होगा। इसको जब बार बार देखेंगे हमारे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और ये याद होना भी चाहिए। फिर नव पाषाण काल आएगा जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व होगा। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता हमारी आती है जो कि आधा ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और हड़प्पा सभ्यता को हम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसको हमारा जो इसका टाइम पीरियड होता है। फिर इसमें आती है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दो सभ्यताएं हैं, दो काल हैं। एक आता है ऋग्वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व टू 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में हमारे कौन कौन से सभ्यताएं या क्या क्या चीज हमारी आती हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं हम प्राचीन भारत को। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं हम मध्यकालीन भारत को। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत को। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आधुनिक विश्व को। इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं आधुनिक विश्व को। इसको आप साथ साथ उतारते रहिए, आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम इसका जो प्राचीन इतिहास का जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी उसमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड कब से कब तक, मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड कब से कब तक और आधुनिक भारत का कब से कब तक, ये पूछ लेते हैं। वैदिक ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उत्तर वैदिक का पूछ लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा पूछा गया है और ये नव पाषाण मध्य पाषाण इनमें पूछ लेते हैं, तो ये भी लिखना जरूरी है। फिर इसमें आता है आपका मध्यकालीन भारत। ये हमारा 712 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व से आएगा मध्यकालीन भारत और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक ये चलेगा। उसके बाद आता है आधुनिक भारत 1707 से 1950 और फिर आता है आधुनिक विश्व। ये आधुनिक विश्व आपका उसमें आएगा 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक। इसमें जैसे कि बहुत सारे हमारे आंदोलन हुए थे, रूसी आंदोलन, फ्रांसीसी आंदोलन और वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं आधुनिक विश्व के। तो ये है हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। इसमें भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो सब प्राचीन भारत के अंतर्गत आएंगे। तो आप एक बार देख लीजिए,
मैं हट जाता हूँ। ये थोड़ा सा लाइट का प्रभाव हमारा प्रकोप बहुत ज़्यादा पड़ रहा है वैदिक सभ्यता पर। ये हमारा वैदिक सभ्यता है, ठीक है, आपको ऐसे दिख जाएगा, ये हमारा वैदिक सभ्यता लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो देख लेंगे। एक बार मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास के अंतर्गत हम इतिहास को 3 तरीके से देखते हैं, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको बांटा गया है और इतिहास को, और दूसरा है आधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जिसमें प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल पढ़ते हैं, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और आधैतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, ये सब आते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं इतना। तो दोस्तों अभी आपको सारा कुछ बताया है और उसके बाद हम बता रहे थे कि प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास जो कि हमारा 600 टू इसका टाइम पीरियड था 600 टू 712 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आइए वो भी देखते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले महाजनपद काल, ठीक है। एक इसमें स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इतिहास के स्रोत। उसके बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल के बारे में। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। बाद में चर्चा करेंगे इन सभी पर। महाजनपद काल के बारे में, ठीक है जी। महाजनपद काल के बारे में हमारा आता है जी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है जी मौर्योत्तर काल, ठीक है जी। मौर्योत्तर काल के बाद आता है जी गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद आता है हर्षवर्धन काल। इसके बाद हर्षवर्धन काल आता है। अगर आप इसका पूरा वो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं टाइम, बाकी साथ साथ चलता रहेगा सब कुछ। तो ये इसके बीच हम प्राचीन भारत के बीच ये पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। देख लीजिए एक बार सभी को, देख लिया, ठीक है जी। अब आता है हमारा इतिहास के स्रोत। इतिहास के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो इसके 2 स्रोत हो सकते हैं। इतिहास के 2 स्रोत हो सकते हैं। ये पूछना चाह रहा है इतिहास को हम किन 2 तरीकों से पता लगा सकते हैं। तो भैया पहला जो होगा वो होगा पुरातात्विक शोध। भाई पुरातत्व से तो पता लगेगा, हमारी जो पुरातत्व का मतलब होता है जो खुदाई होती हैं, जो मिट्टी की खुदाई होती है या कहीं चट्टानों की खुदाई होती है, तो उसमें पता चलेगा कि जैसे खुदाई हुई और कुछ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या कुछ भी निकला तो वो किस काल का है, किस काल से जुड़ा हुआ है, उस पर क्या लिपि है। तो ये जो पता लगेगा ये हमें लगेगा पुरातात्विक शोध से। उसके बाद आएगा अगला साहित्यिक शोध।
ये आता है फिर हमारा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम 4 तरीके से पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। साहित्यिक स्रोत हमारे होते हैं 2। एक होता है देशी, देशी साहित्यिक स्रोत, और एक होता है विदेशी, विदेशी साहित्यिक स्रोत। ठीक है जी। अब देशी साहित्यिक स्रोत में आते हैं हमारे, देशी साहित्यिक स्रोत में तीन स्रोत आते हैं। एक तो होता है ब्राह्मण साहित्य, जैसा कि मैंने बोला ये स्रोत तो जरूर है लेकिन अभी इनका परिचय चल रहा है, इन सब में मैं लिखवाऊंगा, वो बात की बात है। एक होता है ब्राह्मण साहित्य, एक होता है ब्राह्मणेतर साहित्य, और एक होता है लौकिक साहित्य। और अब इन सब में होता क्या क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत से तो हम पता लगा सकते हैं कि वो 4 कौन से स्रोत हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। पहला तो है जी अभिलेख, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। पहला है अभिलेख, अभिलेखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, खारवेल और कई सारे अभिलेख हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्या, सिक्के, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सिक्के, पहला होता है अभिलेख और दूसरे नंबर पर सिक्के। किसी खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए, भाई किसी खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए। अब आज के टाइम को अगर लगाया जाए तो अगर महाप्रलय होती है और आज के सब उथल पुथल हो जाता है और अब से कई हजार साल बाद, कई लाखों साल बाद अगर कहीं खुदाई होती है, कोई खुदाई करता है और उसमें सिक्के निकलते हैं, या तो सिक्के निकलते हैं या फिर अभिलेख निकलते हैं, कुछ भी होता है, तो उनसे हमारा पता क्या लगता है, एक तो उनके कार्बन डेटिंग, उससे उम्र पता लगती है कि कब किस काल के हो सकते हैं, किस काल के होते हैं, और किस धातु के हैं, कौन से राजा के हैं। अब तो जाहिर सी बात है सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन पहले के सिक्के ऐसे होते थे जिन पर कुछ लिखा भी नहीं होता था, कुछ पर लिखा होता है और कुछ पर नहीं लिखा मिला, जैसे कुछ चोट मारकर या आहत सिक्के इनको बोला गया, ऐसे सिक्के मिले हैं। उनसे पता लगता है हमारे इतिहास के बारे में कि वो किस काल के हो सकते हैं और किसने चलाए हैं, वो सब उनसे पता लग सकता है। तो दूसरे नंबर पर सिक्के आते हैं, पहले नंबर पर अभिलेख, दूसरे नंबर पर सिक्के, तीसरे नंबर पर आती है चित्रकला या मूर्तिकला, और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे स्मारक। स्मारकों पे बहुत सी लिपियां लिखी होती हैं, बहुत से राजाओं के बारे में लिखा होता है, तो ये सब हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन जानकारी देते हैं, अभिलेख हमें जानकारी देते हैं, सिक्के हमें जानकारी देते हैं, चित्रकला जैसे बहुत सारे गुफा हमें मिली हैं, महाराष्ट्र की गुफा है, और धार जिले में, एमपी के धार जिले में एक गुफा है, उनसे हमें पत्थरों पर आकृतियाँ मिली हैं और कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वो सब हमें इतिहास के बारे में पता बताते हैं, जानकारी देते हैं। और स्मारक मिलते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है हमारा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमने किसको रखा है,
नंबर 1 पे हमने रखा है वेद, कितने हैं? 4। दूसरे नंबर पर हमने रखा है ब्राह्मण साहित्य में, पहले नंबर पर वेद रख दिए, दूसरे नंबर पे वेदांग रखते हैं जी, वेदांग। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे, तीसरे नंबर पर वेदांग, तीसरे नंबर महाकाव्य है, हाँ महाकाव्य। इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं, तीसरे नंबर पर महाकाव्य आते हैं और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे पुराण। कितने पुराण हैं? 18। कितने महाकाव्य हैं? 2। कितने वेदांग हैं? 6। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में हमने रखा है 2 को, बौद्ध धर्म, और नंबर 2 जैन धर्म। इन दोनों को हमने बौद्ध साहित्य, इसमें ब्राह्मणेतर साहित्य में रखा है। इनसे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है जी। इससे हमें हर चीज़ की जानकारी, बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे कि त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन तीनों से हमें साहित्य की, इतिहास की जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य में क्या आता है? लौकिक साहित्य में जाहिर सी बात है रचनाएं आएंगी और साहित्य आएंगे। रचनाएं आएंगी, साहित्य आएंगे। फिर बचा हमारा विदेशी साहित्य स्रोत। अब बचा हमारा क्या? विदेशी साहित्य स्रोत में हमारा यूनान और रोम के लेखक। इसमें यूनान व रोम के लेखक, भाई बाहर से जो भी लेखक आए वो विदेशी साहित्य के अंतर्गत आएंगे, और उन्होंने जो भी लिखा, जो भी किताब लिखी है, जो भी कुछ भी लिखा उन्होंने, तो वो हमारा सब विदेशी साहित्य के, जैसे प्लिनी आया था और हेरोडोटस आया था, और हमारा जो कई बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, उनके बारे में, सबके बारे में एक करके लिखे हैं। फिर नंबर 2 पे आता है जी, इसमें अरब के, चीनी और अरब, चीनी यात्रियों का वृत्तांत, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका अरब यात्रियों का वृत्तांत, ठीक है जी। वृत्तांत गलत हो गया था, वृत्तांत ये आता है। ये सब हमारा इतिहास के स्रोत हैं। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये 2 स्रोत हैं जो जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका पहला आएगा, पुरातात्विक स्रोत 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, चित्रकला या मूर्तिकला और स्मारक। इनको हम एक एक करके अब पॉइंट नोट करते चलेंगे इनके बारे में। आज आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ना करके, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए थोड़ा सा हम आपको इतिहास की मेन जानकारी देना चाहते थे, और उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है। अब कल से रेगुलर हमारी क्लास चला करेंगी और उसमें सब कुछ आपको बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, हमारा पूरा प्रयास आपको बहुत कुछ देने में रहेगा। हमारे पास जितना है वो हम सब आपको देंगे, और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हम आपको अपना सब कुछ, आप देख सकते हैं गर्मी में क्या हालत हो रही है, पसीना ही पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन की बात है, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी मेहनत करिए हमारे लिए, और अच्छे से अच्छा पढ़िए। हमारा समझ में आता है तो हमसे पढ़िए, किसी और का समझ में आता है तो उनसे पढ़िए, पर पढ़िएगा ज़रूर।
तो हमने इसमें बताया पुरातात्विक स्रोत 4 प्रकार के होते हैं, अभिलेख होते हैं। ये मैं आपको लिखवाऊंगा अगली वीडियो में कौन कौन से अभिलेख हैं, कौन कौन से सिक्के, जैसे कि अगर बात की जाए सर्वप्रथम सिक्का किसने चलवाया और सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलवाए और सबसे अधिक सिक्के किसने चलवाए, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए। तो ये सब चीज़ सिक्कों में आएंगी और ये अभिलेख कौन कौन से अभिलेख किस किस के हैं और सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है और जो भारत का सबसे पुराना अभिलेख जैसे कि अशोक का अभिलेख है और विश्व का सबसे पुराना अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है, तो वो सब अभिलेख के अंतर्गत आएंगे। ये मैं आपको कल को नोट डाउन कराऊंगा। और ये इसके बाद आता है चित्रकला या मूर्तिकला। चित्रकला कहाँ कहाँ पे हमारी जो मूर्तिकला या चित्रकला या गुफाएं हैं वो सब मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा। फिर आता है स्मारक और उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देशी साहित्य स्रोत आता है, विदेशी साहित्य स्रोत आता है। ये आपको मैंने बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझाया है, तो अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम और अच्छे तरीके से आपको देंगे, बताएंगे। उसके बाद आता है विदेशी साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत में आएंगे हमारे तीन कौन कौन से होते हैं जी? ब्राह्मण साहित्य, ब्रह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में हमारे 4 आते हैं वेद। सबसे पहला आता है वेद। वेद होते हैं हमारे 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैसे इनका जो क्रम है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये है 4 वेद होते हैं। वेदांग होते हैं 6 और उसमें आता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है जी। और फिर आता है आपका महाकाव्य। महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। महाभारत किसके द्वारा रचित है? महाभारत वेद व्यास जी के। ठीक है जी। और वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की है? रामायण की। तो वो 2 महाकाव्य हमारे हैं। और फिर आता है चौथे नंबर पर पुराण आते हैं। पुराण है 18 और सबसे पुराना कह सकते हैं कि सबसे पुराना जो हमारा पुराण है वो मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, इनके बारे में हम लिख लेंगे। फिर आता है आपका ब्रह्मणेतर साहित्य। ब्रह्मणेतर साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। तो इसमें हम सिर्फ ये जानकारी ले लेंगे किस में आते हैं और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म मैं आपको बताऊंगा जो आगे आने वाली वीडियो है, जैसे कि वैदिक सभ्यता आएगी और वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल आएगा। ऋग्वैदिक काल में हम ये सब, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उसमें सब पढ़ा देंगे। उसके बाद लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में रचनाएं आएंगी किसकी? अष्टाध्यायी, पाणिनि और ये सब रचनाएं हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। चलो, महाभाष्य, पतंजलि, वो सब रचनाओं में और साहित्य में आ जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद है यूनान व रोम के लेखक, कौन कौन से लेखक हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उन रचनाओं से हमें क्या स्रोत या क्या साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चीनी यात्रियों का वृत्तांत और चीनी यात्रियों की कौन कौन से मेन हमारे लेखक रहे हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद अरब यात्री और उनके बारे में हम बताएंगे सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही और मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं और जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही वहाँ आप बता सकते हैं। हर चीज़ को हम बताने के लिए यहाँ तैयार हैं। ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ना प्यार दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।